हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आलम, जो आप लोगों को क्लास 10th बायोलॉजी का स्टडी करा रहा हूँ, और इसमें पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और उसमें मैं 2 पार्ट्स का वीडियो बना चुका हूँ। आज तीसरा पार्ट्स है, और तीसरे पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसके पहले वीडियो सेकेंड पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, रेस्पिरेशन पढ़े हैं कि रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद आज का टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम्स। ये सभी जो पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स मिलकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। नॉस्ट्रिल ओपन इनटू नोजल कैविटी, नॉस्ट्रिल जो होता है नोजल कैविटी में खुलती है। एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू द आवर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, और जो भी एयर्स होता है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए जो एयर होता है वो नॉस्ट्रिल के ज़रिए अंदर प्रवेश करता है। नॉस्ट्रिल के थ्रू नॉस्ट्रिल्स एयर इंटर इनटू द नेजल कैविटी। दिस एयर देन गोज टू नेजल कैविटी, एयर नेजल कैविटी में जाता है। इट इज़ लाइंड बाय फाइन हेयर, नेजल कैविटी में फाइन हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, म्यूकस जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं। सच दैट्स डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स गेट ट्रैप्ड इन द म्यूकस ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में जो भी फाइन हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं, उसके द्वारा डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को ट्रैप कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसे हम वीडियो ऐसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये हमारा नोज है, नोज में नोज में क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, जो नाक के छिद्र होते हैं, उसी के ज़रिए एयर जो होता है अंदर प्रवेश करता है। उस जिस रास्ते से होकर अंदर जाता है उसको हम कहते हैं नेज़ल पैसेज, और आगे जो होता है नाक का गड्ढा होता है, जिसको हम लोग नेज़ल कैविटी कहते हैं। और इसी नाक के अंदर फाइन हेयर होते हैं, पतले पतले बाल होते हैं, और इसके अंदर म्यूकस होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, वो उसी में फंस जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, वहीं ट्रैप कर लिया जाता है, वहीं कैप्चर कर लिया जाता है, और उसके बाद एयर जो होता है शुद्ध हो जाता है, अंदर की तरफ जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आफ्टर नेजल कैविटी एयर पासिस टू फेरिंग्स, नेजल कैविटी के बाद एयर फेरिंग्स में जाता है। द फेरिंग्स लीड्स टू ट्रैकिया, फेरिंग्स ट्रैकिया में बदल जाती है। थ्रू ए स्लिट्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और फिर आगे चलकर ग्लॉटिस बनाती है। आगे देखिए, वाइल स्वेलिंग फूड्स ग्लॉटिस कवर्ड विद एपिग्लॉटिस मेक श्योर दैट फूड डज नॉट इंटर ट्रैकिया। अब क्या होता है कि फूड ट्रैकिया में न प्रवेश कर जाए, इसके लिए एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस जो होता है ये एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, जो खाना खाते वक्त फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। जानते हैं इसमें ट्रैकिया का कितना महत्वपूर्ण है। ये ट्रैकिया में कार्टिलेजस इसमें रिंग होता है, कार्टिलेज का बना होता है, जो एक सॉफ्ट बोन्स होती हैं। अगर बाय द वे इसमें एयर ना हो तो इसको क्या हो जाना चाहिए, इसे चिपक जाना चाहिए, लेकिन ये कार्टिलेज होता है और एयर न होने के बावजूद भी ये बस अपने ओरिजिनल स्टेट में रहता है। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ट्रैकिया आपस में चिपक न जाएं, इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर, जबकि उसमें एयर ना हो तो चिपक जाना चाहिए। बिकॉज इट सपोर्टेड बाय, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग होता है, और इस ये जो रिंग होता है ये काफ़ी उसको सपोर्ट करता है, ताकि ये आपस में जैसे किसी पाइप से, जैसे हम लोग पंप सेट से पानी ले जाते हैं, तो पाइप में जब तक पानी रहता है तब तक वो पाइप पूरी तरीके से क्या रहता है, फ्लैट रहता है। जिससे पानी ख़त्म हो जाती है तो वो पाइप चिपक जाती है। तो वैसे ही ना हो जाए हमारा ये ट्रैकिया, उसको बचाने के लिए यहाँ पर सी शेप्ड क्या होता है, कार्टिलेज होता है।
ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक। ट्रैकिया जो होती है अब वो नेक से नीचे जाती है और डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। देखिए ये हमारी ट्रैकिया नीचे की तरफ जा रही है और वो ये टू ब्रोंकाई में ये देखिए डिवाइड हो जा रही है, कि इस फेफड़े में चली जा रही है लंग्स में और एक दूसरा इस फेफड़े में चली जा रही है। देखिए लिखा है कि ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई विच लीड्स इनटू द लंग, जो लंग में चली जा रही है, फेफड़ों में चली जा रही है। ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इन द लंग्स एंड फॉर्म द मेनी स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। और जो ब्रोंकाई होता है जो इसके अंदर प्रवेश करता है तो फिर वो ब्रोंकाई कई ब्रोंक्यूल्स में, देखिए फिर से कई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जा रहा है। द स्मॉल ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इनटू एल्वोलाई। अब इसके अंदर जो आ रहा है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जो हो रहा है वो छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ छोटा छोटा मैं एल्वोलाई बनाया हूँ, देखिए यहाँ छोटे छोटे एल्वोलाई बनाया हूँ। तो कहने का ये मतलब कि जो ये हमारी ये ट्रैकिया आ रही है, यह ट्रैकिया जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज, सी आकार की कार्टिलेज से बनी होती है ताकि कोलैप्स न कर जाए, जब एयर न हो तो चिपक न जाए आपस में, इसको बचाता है यह। और ये हमारी ट्रैकिया आगे चलकर दो ब्रोंक्यूल्स में, देखिए एक इधर ब्रोंक्यूल्स लिखा हूँ, एक इधर ब्रोंक्यूल, ये टू ब्रोंकाई में बंट जाती है। एक ब्रोंकाई इस फेफड़े में प्रवेश करती है और एक ब्रोंकाई इस लंग में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है ये ब्रोंकाई है वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, पतले पतले, और इसमें ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। और ब्रोंक्यूल्स से एल्वोलाई, जिसको हम एयर सैक कहते हैं, एल्वोलर सैक कहते हैं। देखिए छोटे छोटे एल्वोलर सैक है जिसमें ऑक्सीजन एयर वगैरह इसमें फिल रहते हैं। द वॉल ऑफ एल्वोलाई इज थिन एंड कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। देखिए द वॉल ऑफ एल्वोलाई, प्यारे बच्चों देखिए यहाँ एल्वोलाई मैं बनाया हूँ, यहाँ एल्वोलाई दिखाने की कोशिश। इस एल्वोलाई जो होता है इसके ऊपर थीन पतली जो होती है ना, इस पर एल्वोलाई, इस एल्वोलाई पर कवर्ड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज, इसके ऊपर बहुत पतली ब्लड कैपिलरीज इस पर क्या रहती हैं, इस पर कवर्ड रहती हैं, ताकि यहाँ गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन है ना कैपिलरीज में इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इस एल्वोलाई में आ जाता है और फिर ये लंग से, फेफड़े से होते हुए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। द इन एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, और इसी एल्वोलाई में जो गैस होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ब्रीथिंग इन दिखाया गया है और ब्रीथिंग आउट दिखाया गया है, तो शायद ये डायग्राम बिल्कुल आपको क्लियर होगा। इसे ही डायग्राम आप इसको समझने की कोशिश किया करेंगे। ये सभी मैं पार्ट्स को बना दिया हूँ, इसमें शायद समझ में आया होगा कि ये नोज होगा, ये नेज़ल पैसेज है जो अंदर नाक की तरफ रास्ता चल रहा है, आगे नेज़ल कैविटी है, गड्ढा होता है। उसके बाद जो होता है यहाँ ये जो होता है माउथ कैविटी है जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो फेरिंग्स होगा, फिर आगे चलेंगे तो लैरिंग्स होगा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है जहाँ से साउंड निकलती है। उसके नीचे ट्रैकिया मिलेगा जिसे वाइंड पाइप कहते हैं, है ना, वाइंड पाइप। बस इससे पहले से पहले जस्ट ये होता है हम लोग का एपिग्लॉटिस जो फूड को ट्रैकिया में इंटर होने से रोकता है। उसके बाद उसके नीचे चलेंगे तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, बिल्कुल ये ट्रैकिया जो होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज, सी आकार की कार्टिलेज से बनी होती है। आगे चलेंगे तो ये ट्रैकिया होती है वो टू ब्रोंकाई में बट जाती है। एक ब्रोंकाई जो होता है लेफ्ट लंग में और दूसरा ब्रोंकाई होता है राइट लंग में प्रवेश करता है। ब्रोंकाई इस फेफड़े के अंदर जाकर ब्रोंक्यूल्स में, पतले पतले ब्रोंक्यूल्स में देखिए डिवाइड हो जाता है। जैसे किसी प्लांट का जो रूट होता है वह क्या होता है, सॉइल मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है तो काफ़ी ब्रांचेज में बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार ये हमारी ट्रैकिया आकर ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स जो होता है ब्रोंकाई में, अब ब्रोंकाई जो होता है एल्वोलाई में यानी एयर सैक में, जिसको एल्वियोलर सैक भी कहते हैं, जिसमें एयर फिल होते हैं, जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, ऐसे बढ़ती चली जाती है। और इधर मैं लिख दिया हूँ ये चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर ये लंग्स होते हैं, इसे थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। ये जो नीचे है ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो होता है सीट ऑफ मसल होता है, ये सीट ऑफ मसल इसकी बना होता है। अब मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ये जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई देखिए ये एल्वोलाई है,
एल्वोलाई में छोटे छोटे क्या होते हैं, सैक होते हैं जिसमें एयर होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई जो होता है कवर्ड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज, इस एल्वोलाई पर पतली कैपिलरीज केशिकाएं जो होती हैं कवर्ड रहती हैं, इसलिए ताकि गैसों का एक्सचेंज हो। उसके बाद जो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को समझना है ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से हम समझाए हैं कि ये एयर इन, जब वायु को अंदर लेते हैं, एयर को इन करते हैं, तो ये हमारा देखिए चेस्ट कैविटी के अंदर जो भी हमारा लंग्स है ना, रिब केज है, रिब केज जो हमारे सीने की ये जो हड्डियाँ हैं, रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो हमारा रिब केज जो होता है अपवर्ड होता है, सीना फूल जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। और इस केस में रिब केज विथ लंग इनसाइड, और ये देखिए रिब केज के अंदर हमारा ये फेफड़ा है, गुलाबी रंग से दिखाया हूँ। नीचे क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, मूव्स डाउनवर्ड। जब सांस आप लेंगे अंदर तो ये हमारी चेस्ट होती है वो फूलती है, जब चेस्ट फूलेगा तो ये हमारे डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये यहाँ देखिए ये फ्लैट की तरह हो गया है। इसको कहेंगे ब्रीथिंग इन, यानी चेस्ट कैविटी बिकम्स बिगर, यानी जब सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट कैविटी होता है बड़ी हो जाती है। एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, और जो हवा होती है हमारी फेफड़ों में भर जाती है। इसके बाद देखिए एयर आउट, जब हम हवा को बाहर की तरफ निकालते हैं तो देखिए यहाँ ये इशारा कर रहा है कि बाहर की तरफ ये हम सांस को छोड़ रहे हैं। तो रिब केज है, ये रिब्स हैं, रिब्स में रिब्स हो जाती हैं हमारी रिब की जो हड्डियाँ होती हैं, सीने की हड्डियाँ होती हैं। ये क्या होता है, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो हमारी रिब केज जो होती है अंदर की तरफ जाती है, छोटी हो जाती है, जैसे सीना छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। ये डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम जब सांस लेते हैं तो ये बाहर की तरफ आकर फ्लैट हो जाता है, सांस को जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। देखिए ये मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ गया है। और हमारा ये थोड़ा, ये देखिए ये साइज़ थोड़ी बड़ी है क्योंकि हम सांस यहाँ लिए हैं तो हमारा सीना फुला हुआ है। सांस छोड़ेंगे तो हमारे सीने का थोड़ा सा आकार छोटा हो जाएगा। ब्रीथिंग आउट, जब हम सांस को छोड़ते हैं चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, चेस्ट कैविटी हमारे छोटी हो जाती है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, और लंग से हमारा जो भी एयर होता है बाहर निकल जाता है। ये एक तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है कि हम सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों इसे। देखिए व्हेन वी इनहेल डायफ्राम फ्लैटेंड एंड मूव डाउनवर्ड्स इन द इंटरकास्टल मसल्स मूव द रिब केज अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अभी मैं जो समझाया हूँ बिल्कुल उसी को मैं नोट्स कर दिया हूँ, आप भी इसे नोट्स करेंगे। दिस इंक्रीज द सिक्स ऑफ एरिया एंड डिक्रीज इनर एयर प्रेशर, शो है ना, एयर फ्रॉम आउटसाइड रसेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर, एज ए रिजल्ट एल्वोलाई गेट्स फिल्ड। जो हम लोग के फेफड़े के अंदर एल्वोलाई होता है वो ऑक्सीजन से भर जाता है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, और वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ये हमारा एल्वोलाई है, तो ये फेफड़े के माध्यम, ये ट्रैकिया के माध्यम से ये आएगा ऑक्सीजन अंदर, आइए सब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भर जाएगा। ऑक्सीजन भर जाएगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला जाता है, और इसके अंदर का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है डिफ्यूज हो करके, तो यहाँ गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो ये सभी एल्वोलाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसके अंदर एयर फील हो जाता है। व्हेन वी एक्सहेल, जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, एयर को निकालते हैं, डायफ्राम इज इंटरकास्टल मसल रिलैक्स इन रिटर्न टू देयर पोजीशन, और पुनः अपने पोजीशन में चला जाता है। देयर इज इन इंक्रीजिंग प्रेशर फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, और फोर्स के साथ जो होता है फेफड़े में से एयर बाहर निकलती है, एंड बाय एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पुश्ड आउट द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल के जरिए जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है फोर्स के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, जो नॉस्ट्रिल के जरिए निकल जाती है। प्यारे बच्चों शायद ये समझ में आया। अगला जो हम लोग का टॉपिक्स है इसमें ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में काफ़ी ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ह्यूमन हार्ट इज ए साइज ऑफ ए क्लोज फिस्ट, जैसे क्लोज फिस्ट जितनी मुट्ठी हम लोग की होती है उतनी के आकार में हमारे ह्यूमन हार्ट्स होता है। एज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड्स, the heart is four chamber in our order to prevent the mixing of oxygen blood with carbon dioxide rich bloods। जो हमारी जो होती हैं ये
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है हमारा ब्लड हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। और हार्ट में 4 चेम्बर होता है, और ये 4 चेम्बर जो होता है इनके बीच में क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं, वाल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को मिक्स होने से हमारा जो हार्ट है 4 चेम्बर है उसमें पार्टीशन होता है जो मिक्स होने से बचाता है प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को। अभी हम इसको भी डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। द अपर 2 चैम्बर्स are called atriums and the lower 2 chamber are called ventricles, and the wall of atriums are thin while the walls of ventricle are thick। देखिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एट्रियम की जो वॉल होती है थिन होती है क्योंकि एट्रियम से ब्लड लंग में जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये देखिए जो हार्ट का मैं स्ट्रक्चर बना रखा हूँ और हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। पहले आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी पहले समझ सकते हैं, इसी को पहले समझिए। आप इस डायग्राम को देखिए, हार्ट में ये ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 चेम्बर है। ये राइट एट्रियम्स है, ये राइट वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट एट्रियम्स है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। क्या होता है कि ये जो मेन वेंस हैं, जो बॉडी की मेन वेंस होती हैं जिसमें इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, जो लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से आता है, जिसको हम लोग वेना कावा कहते हैं, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, जो बिल्कुल हम लोगों के स्किन में दिखाई देता है बाहर से ही उसकी स्ट्रक्चर्स। ये आता है कहाँ आता है, हार्ट के राइट एट्रियम से में आता है, राइट एट्रियम से हमें आता है। फिर ये राइट एट्रियम से किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। और ये जो हम पार्ट्स है, ये चेम्बर है, ये पंप कर देता है इस ब्लड को। ये ब्लड पंप कर देता है तो ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए फेफड़े में जाता है। फिर फेफड़े में जाने के बाद फिर ये क्या होता है, ये पल्मोनरी वेंस के जरिए ये लंग से यानी फेफड़े से आता है, प्योर ब्लड को लेकर आता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजनेशन के वहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, वहाँ जाता है ब्लड प्योर होने के लिए। और जैसे ही आता है तो ये लेफ़्ट एट्रियम में आता है, और लेफ़्ट एट्रियम जो होता है इसको किस में आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम के बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आता है तो ये जो हार्ट का ये चैम्बर है ये पुश कर देता है, इसको धक्का देता है प्रेशर के साथ, और ये मेन आर्टरीज जिसको एओर्टा कहते हैं, इसके ज़रिए जो ब्लड होती है, जो प्योर ब्लड होती है, बॉडी के अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स में ये जाता है। तो इसमें सेप्टम भी होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हूँ कि ये सेप्टम है, वॉल पार्टीशन इसमें होती है। प्यारे बच्चों इसी को आप दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे बच्चों ये देखिए हमारी बॉडी की आर्गन्स होती हैं, हम लोग की बॉडी में काफ़ी आर्गन्स हैं, है ना, नाम नहीं रख सकते हैं, काफ़ी है, जैसे लंग्स है, हार्ट्स है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर्स है, हैंड्स है, फुट है, हेड है, काफ़ी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। और डिफरेंट ऑर्गन्स से जो ब्लड होता है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, वह मेन वेन से आता है, जिस मेन वेन का नाम होता है वेना कावा। और बॉडी के इस वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आता है। और हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर में ये जो वेना कावा जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है, तो सबसे पहले ये राइट एट्रियम में लेकर जाता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल जो होता है इसको पुश करता है, धक्का देता है, और ये जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी होकर निकलती है। अब इस वेसल का नाम पड़ जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है। और ये कहाँ जा रहा है, लंग में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। किस लिए जाएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, डिफ्यूज करके दे देगा लंग्स को, लंग से ऑक्सीजन ले लेगा, जिससे वो प्योर हो जाएगा। तो यहाँ लंग्स में गया है इम्प्योर से प्योर होने के लिए। जैसे ही प्योर हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर इंटर कर जाएगा, तो उसको हम प्योर ब्लड कहेंगे। अब प्योर ब्लड यहाँ से बनकर निकलेगा लंग्स से आएगा, तो उस वेंस का नाम पड़ जाए, उस वेसल का नाम पड़ जाएगा पल्मोनरी वेंस। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ इम्प्योर ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज से जा रहा है, आ रहा है कैसे, पल्मोनरी वेंस से, जिसमें ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये आएगा तो आएगा सबसे पहले
हार्ट के किस चैम्बर में? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम पुश कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से है, इस प्योर ब्लड को सप्लाई कर देगा मेन आर्टरीज से, जिसको एओर्टा बोलते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है। और ये फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, सेल में जाएगा, वहाँ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, प्रोटोप्लाज्म की रिएक्शंस होते हैं। और फिर उसके सेल के अंदर जो भी वेस्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनेगा, फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलेगा और फिर ये ब्लड फिर डीऑक्सीजनेटेड मेन वेन से होगा, जिसको वेना कावा कहेंगे। और फिर इस तरीके से ये सप्लाई होते रहते हैं। यानी यहाँ डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक पार्ट से इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, दूसरे पार्ट से प्योर ब्लड जो होता है सप्लाई होता रहता है। तो हम लोग के बॉडी में डबल सर्कुलेशन वगैरह की ये प्रोसेस होती रहती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों शायद ये समझ में आया होगा, और इस डायग्राम को ज़रूर बना लेना और इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ मैं इसी को मैं समझाया हूँ। और फंक्शन ऑफ हार्ट के फंक्शन बिल्कुल इसी में जो समझाया हूँ उसी में फंक्शन ऑफ हार्ट आ जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रिसीव्ड बाय राइट एट्रियम्स। राइट एट्रियम में आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है, थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, है ना। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा जो होता है उसके जरिए राइट एट्रियम में ब्लड आता है। इसको भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि ये क्या होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। देख लीजिए इसको, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। देखिए प्यारे बच्चों, ये ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट है जो इन्फीरियर वेना कावा, जो बॉडी के लोअर पार्ट से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, या इसमें ये फ्रॉम लोअर बॉडी, जब लोअर बॉडी से जो होता है डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है, तो यह वेना कावा से होकर जाता है हार्ट में, इसी को इन्फीरियर कहते हैं। अगर यही इम्प्योर ब्लड हमारे अपर बॉडी से आते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होते हैं, तो ऐसे वेना कावा को हम सुपीरियर कहते हैं। लोअर से जाएगा तो इन्फीरियर कहेंगे, और अपर से आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर। अपर से आएगा तो सुपीरियर, और नीचे से जाएगा तो इसको इन्फीरियर वेना कावा कहेंगे। एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम, ठीक उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ठीक उसी वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। जिस वक्त राइट एट्रियम में डिफरेंट बॉडी से ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड भी आता है। नाउ बोथ लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम contract as a result. Deoxygenated blood from right atrium poured into right ventricles and deoxygenated blood from left atrium is poured into left ventricles. Now, after receiving blood, both the ventricles contract. Deoxygenated blood from right atrium into lungs through the arteries, and in lungs कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इनटू इट्स। जैसे मैं समझा दिया हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को डायग्राम से। वाइल ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। एओर्टा के जरिए जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, वो पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी अलॉन्ग डिफिनिट रूट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। हम लोग की बॉडी में जो ब्लड होती है वो ब्लड वेसल के जरिए एक डिफिनिट रूट से होकर फ्लो होती रहती है। आर्टरीज एंड वेंस आर सच ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेंस होती हैं, ऐसे ही ये जो आर्टरीज और वेंस होती हैं ये ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। इसमें आर्टरी क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। आर्टरी जो होता है, आर्टरी कैरी ब्लड, आर्टरी में वह ब्लड कैरी करता है अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, यानी हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर ये आर्टरी जो होता है ब्लड को ले जाता है। आर्टरीज हैव थिक वॉल। आर्टरीज की जो वॉल होती है थिक होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर के साथ ब्लड जो होता है सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ हार्ट इसी में प्रेशर के साथ सप्लाई करता है ब्लड को।
अर्टरीज गेट ब्लड फ्राम हार्ट विच इज ए अंडर प्रेशर। और अर्टरीज में जो भी ब्लड होती है वो प्रेशर के साथ फ्लो करती है, क्योंकि हार्ट प्रेशर देता है ब्लड को, और वह प्योर ब्लड जो होता है अर्टरीज में जाती है और अर्टरीज के जरिए पूरे बॉडी में फैलती है। वेंस के बारे में थोड़ा सा देखा जाए प्यारे बच्चों। वेंस क्या होते हैं? वेंस कैरी ब्लड अवे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टूवर्ड्स द हार्ट्स। वेन जो होती हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड को किस में लेकर आती है? हार्ट में लेकर आती है, तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है। इन द वेन्स ब्लड इज नॉट अंडर प्रेशर एंड हेंस वॉल ऑफ वेन्स आर थिन। और यही कारण है कि जब डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड वेन से होकर आती है तो उसमें प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए वेंस की जो वॉल होती हैं पतली होती हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेंस। और वेंस में वाल्व होती हैं ताकि ब्लड जो होती हैं वो बैकवर्ड की ओर फ्लो ना करें, इसलिए वेंस में वाल्व होती हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है और वाल्व होता है वो ब्लड को आगे ही जाने देता है, पीछे नहीं जाने देता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लिम्फ के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। इट इज़ येलोविश फ्लूइड, ये हल्की पीले रंग की फ्लूइड होती है। सम अमाउंट्स ऑफ प्लाज्मा, इसमें कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी स्केप्स इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जो इंटरसेलुलर होते हैं सेल के बीच में जो स्पेस होते हैं उसी में ये लिम्फ होता है। थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, जो भी कैपिलरीज में पोर्स होती हैं, छिद्र होती हैं, उसी के जरिए डिफ्यूज होकर और इंटरसेलुलर बीच में पड़ी रहती हैं। ये हल्की येलो इस कलर का फ्लूइड होता है, इसी को हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ जो फ्लूइड होता है, लिम्फ कंटेन लेस प्रोटीन, और लिम्फ में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स होती है एज कम्पेयर टू ब्लड। ब्लड की तुलना में इसमें कम मात्रा में प्रोटीन्स होती है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फूड, और लिम्फ में थोड़ी बहुत लिम्फ में डाइजेस्टेड फूड भी होता है। एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से ये फैट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हमने लिम्फ को भी कवर किया और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ाएंगे, जो ये भी काफ़ी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।